Hello everyone, my name is Mirza Dilshad Beg and you are watching my channel English Classes with Mirza Sir. दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए 50 idioms and phrases लेकर आया हूँ। ये 50 idioms and phrases बहुत ही यूजफुल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मैंने जो idioms and phrases लिखे हैं बोर्ड पर बहुत बेनिफिशियल आपके लिए हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे idioms and phrases आपको बहुत यूजफुल रहेंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर ये देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। द फर्स्ट इज टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है पुराना हिसाब चुकता करना। पुराना हिसाब चुकता करना यानी इंग्लिश में कहेंगे टू रिटेलिएट, किसी से बदला लेना, किसी से अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना। इसको अगर सेंटेंस में यूज करना होगा तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि इट इज द राइट टाइम टू पे ऑफ द ओल्ड स्कोर्स फ्रॉम योर एनिमी। इट इज द राइट टाइम टू पे ऑफ द ओल्ड स्कोर्स ऑफ योर बॉस। नेक्स्ट देखिएगा, हैंड एंड ग्लव। हैंड एंड ग्लव भी बोलते हैं और इसी ईडियम को हम हैंड इन ग्लव भी कहते हैं, दोनों तरह से बोला जाता है। तो हैंड एंड ग्लव या हैंड इन ग्लव का मतलब होता है वेरी इंटीमेट, वेरी क्लोज, बहुत नजदीक होना, बहुत करीब होना, बहुत एक दूसरे के पास होना। तो हम बोल सकते हैं कि दीज टू बॉयज आर हैंड एंड ग्लव दीज डेज। देयर इज समथिंग सस्पिशियस बिकॉज दीज टू गाइज आर वेरी हैंड इन ग्लव दीज डेज। नेक्स्ट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट। द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है इन ब्रीफ, इन अ नटशेल, संक्षेप में किसी बात को रखना, बहुत ही कम लफ्जों में, कम शब्दों में अपनी बात को रखना। दैट इज कॉल्ड द लॉन्ग एंड शॉर्ट। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आई जस्ट टेल यू ओनली द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस इंसिडेंट। मुझे विस्तार से तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं आपको इस पूरे मामले का सारांश बता सकता हूं, इसको संक्षेप में बता सकता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, चैप्टर एंड वर्ड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैप्टर एंड वर्ड्स? चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब होता है ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी भी विषय की पूरी विस्तृत जानकारी देना। नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टॉपिक बिकॉज माई टीचर गेव मी द चैप्टर एंड वर्ड्स अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। हिंदी में कहते हैं फिजूल खर्च करना। स्क्वेंडर, एक्स्ट्रावेगेंट, टू स्पेंड रेकलेसली, टू स्पेंड केयरलेसली। द चिल्ड्रन बिलोंग टू रिच फैमिली प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। ये इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द रिच प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विदाउट केयरिंग अबाउट द पुअर। यानी अमीर लोग गरीबों की परवाह किए बिना फिजूल खर्च करते हैं। नेक्स्ट इडियम है आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है विदाउट हैविंग मनी इन योर अकाउंट और विदाउट हैविंग मनी इन योर पॉकेट। इसका मतलब आपकी जेब में कुछ नहीं है, आप कंगाल हैं, आप पैसों से खाली हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं है। हाउ कैन आई बोरो यू सच अ लार्ज अमाउंट बिकॉज आई एम आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज। मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम उधार कैसे दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास तो इन दिनों कुछ भी नहीं है, मेरी जेब तो खाली है, मैं तो कंगाल हूं। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इडियम इज माई हैंड्स आर फुल। My hands are full. This is not only an idiom, but also you can use it as a complete sentence. My hands are full. It means I am very busy. I have no time to do anything else. मेरे पास और कुछ करने के लिए वक्त नहीं है, मैं तो पहले से ही busy हूँ. I am already engaged. इस तरीके से हम इसको use कर सकते हैं. My hands are full. How can I help you in this matter? Because my hands are already full. Next is fast living. Fast living. Fast living का मतलब होता है ऐशो आराम की जिंदगी। ऐशो आराम की जिंदगी इंग्लिश में बोलेंगे टू स्पेंड अ लग्जरियस लाइफ। ऐशो आराम की जिंदगी जीना, बहुत लग्जरियस लाइफ जीना। द फैमिली ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट आर इंगेज्ड इन फास्ट लिविंग। यानी अमीर लोगों के परिवार या अमीर लोग खुद भी हमेशा ऐशो आराम की जिंदगी में अपनी जिंदगी जीते हैं या काटते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बॉर्न इन द पर्पल। एक इडियम मैंने आपको पहले पढ़ाया था, आपको याद होगा, टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। यानी मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना या रईस घराने में जन्म लेना। पंडित जवाहरलाल वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। ठीक उसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं बॉर्न इन द पर्पल। बॉर्न इन द पर्पल का मतलब भी होता है रईस खानदान में पैदा होना, धनी परिवार में जन्म लेना। टू बॉर्न इन अ रिच फैमिली, टू बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली। राहुल गांधी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कि राहुल गांधी वॉज बॉर्न इन द पर्पल। बॉर्न इन द पर्पल। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम द क्रेडल। फ्रॉम द क्रेडल, क्रेडल कहते हैं पालने को, पालने में जिसमें बच्चे को झूला झुलाया जाता है,
उसको क्रेडल कहते हैं। और इस ईडियम को अगर हम और पूरा कंप्लीट अगर देखें तो पूरा ईडियम होता है फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, यानी कि पालने से लेके कब्र तक, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक, ये इसका सेंस होता है। लेकिन हम शॉर्ट में भी यूज करते हैं इसको फ्रॉम द क्रेडल की तरह। फ्रॉम द क्रेडल का मतलब होता है जन्म से, सिंस बर्थ, सिंस चाइल्डहुड, इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि ही वॉज वेरी क्लेवर फ्रॉम द क्रेडल, ही वॉज वेरी इनोसेंट फ्रॉम द क्रेडल, ही वॉज वेरी शार्प माइंडेड फ्रॉम द क्रेडल, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अ हार्ड नट टू क्रैक। नट कहते हैं छाली को, क्रैक का मतलब होता है तोड़ना। तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है छाली को तोड़ना, दांत से या हाथ से नहीं टूटती है। तो हम इसका मीनिंग दूसरी तरीके से निकलता है, टू परफॉर्म अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, टू परफॉर्म अ जॉब विच इज प्रिटी इम्पॉसिबल। ऐसा काम जिसको करना बहुत मुश्किल हो, ऐसा काम जिसको करना बहुत कठिन हो, उसको हम बोलते हैं अ हार्ड नट टू क्रैक। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि क्रैकिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम in first attempt is a hard nut to crack. Cracking national eligibility test in first attempt is also a hard nut to crack. Next देखिएगा, out and out. Out and out का मतलब होता है completely, पूरी तरह से। I'm exhausted out and out. मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। I am very busy out and out. मैं पूरी तरह से व्यस्त हो चुका हूँ। इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, run amok. इसको रन अमक को रन अमॉक भी कभी कभी लिखा देखेंगे, अमेरिकन और ब्रिटिश का फर्क है इसमें। रन अमक या रन अमॉक का मतलब होता है टू रन हेयर एंड देयर वायलेंटली, यानी हिंसक रूप से इधर उधर दौड़ना, इधर उधर भागना, हिंसक रूप से। मतलब यू डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू रन, हाउ टू वॉक, यू डोंट नो एनीथिंग, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड रन अमक या रन अमॉक। व्हेन द अनाउंसमेंट of the shifting of the train from one platform to another on the railway station, the crowd run amok. जैसे ही रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी के आने की शिफ्टिंग की गई एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ, सारी भीड़ हिंसक रूप से भागने लग गई। ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, द रेस्ट इज हिस्ट्री। द रेस्ट इज हिस्ट्री, इट मीन्स द पार्ट ऑफ इंसिडेंट विच इज नोन टू एवरीवन। किसी भी कहानी का, किसी भी किस्से का, किसी भी इंसिडेंट का वो पार्ट जिसके बारे में सब जानते हैं, जो किसी से छिपा नहीं है। जब हम किसी को अपने पास्ट के बारे में बताते हैं और प्रेजेंट वो हमारा ऑलरेडी जान रहा होता है, तो हम वहाँ पे कुछ इस तरीके से कहते हैं कि व्हेन आई वाज यंग आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, आई परफॉर्म्ड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन माई चाइल्डहुड एंड देन एनी हाउ आई सक्सीडेड एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और बाकी तो आपको पता ही है, मेरे बारे में तो मालूम ही है। इस तरीके से हम कहते हैं तो वहां पे यूज हो जाता है द रेस्ट इज हिस्ट्री। नेक्स्ट देखिएगा, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन द क्लॉक? 12 आवर्स। तो 11th आवर का मतलब हो गया कि इन द लास्ट, अंतिम क्षणों में, आखिरी मौके पर, एट द 11th आवर आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन एट द 11th आवर, अदरवाइज आई कुड मिस द ट्रेन। I reached home at the 11th hour, otherwise I would completely wet from the rain. अगर मैं अंतिम समय में, अंतिम क्षणों तक घर नहीं आ जाता तो मैं बारिश में भीग जाता। नेक्स्ट देखिएगा, a bird's eye view. A bird's eye view का मतलब होता है a general view, एक सामान्य नजर मारना, एक सरसरी तौर पर नजर मारना। A bird's eye view. Before my board examination, I had a bird's eye view on the entire syllabus. What the students do during the exam, they just have a bird's eye view on the entire syllabus. यानी पूरे सिलेबस के ऊपर, पूरे सिलेबस को वो बहुत ही सरसरी तौर पर एग्जाम से पहले देखते हैं। जैसे देखिएगा, अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप का मीनिंग एक नेगेटिव है। ब्लैक शीप का मतलब होता है अ डिसऑनेस्ट पर्सन, हिंदी में कह सकते हैं बहरूपिया। टू whom you cannot recognize whether he is your friend or foe. आपका दुश्मन है या दोस्त है, आप पहचान नहीं कर सकते, वो बहरूपिया होता है। अगर आपने एक पिक्चर देखी होगी रोबोट, तो रोबोट फिल्म में रजनीकांत एक जगह पर ये डायलॉग बोलता है कि देयर इज अ ब्लैक शीप इन दिस क्राउड, जहां पर बहुत सारे रोबोट्स को बना देता है, उसमें जो रियल हीरो होता है वो भी उन्हीं रोबोट्स के बीच में आकर लाइन में खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, बीट अबाउट द बुश। इसको हम बीट अराउंड द बुश भी कह सकते हैं।
बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, नॉट कमिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट। दूसरा वर्ड इसका होता है सरकमलोक्यूशन, इसका मतलब भी वही होता है घुमा फिरा कर बात करना। राउंड अबाउट व्यू, इसका मतलब भी वही होता है घुमा फिरा कर बात करना, सीधे पॉइंट पर नहीं आना, इधर उधर की बातें करके अपनी बात को आखिर में पेश करना। Why don't you come to the point directly? Why are you beating about the bush and wasting my time? मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, बात को घुमा फिरा कर क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे पॉइंट पर क्यों नहीं आते? ऐसे यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी को हिंदी में कहते हैं एक मनगढ़ंत कहानी, मन से बनाई हुई, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। इंग्लिश में इस मीनिंग को लिखेंगे अ फैब्रिकेटेड स्टोरी, अ कंकॉक्टेड स्टोरी, a false story. When the teacher asked about the reason of coming late, the student narrated a cock and bull story to him. जब शिक्षक ने बच्चे से देर से आने का कारण पूछा तो उसने टीचर को मनगढ़ंत कहानी सुना दी। नेक्स्ट इज अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन, इसको आप इडियम भी कह सकते हो, सेइंग भी है, ये कहावत भी है, बहुत फेमस है। इसका मतलब होता है ऊंट के मुंह में जीरा। सेंस इसका ये निकलता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर समथिंग, यानी किसी भी चीज के लिए बहुत कम मात्रा में होना। When the son demanded for the pocket money from his father, he gave him a 100 rupee note. Then he replied, "This amount is just a drop in the ocean." ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। I can't have such a small amount of money. French leave. French leave का मतलब होता है बिना परमिशन लिए छुट्टी पर चले जाना। A leave without prior information, यानी आप जॉब में हैं और आपने अपने बॉस को पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कोई भी आपने प्रायर एप्लीकेशन नहीं दी है या कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है और आप घर पे बैठ जाते हैं आराम से। दैट इज कॉल्ड अ फ्रेंच लीव। द एम्प्लॉय वाज सस्पेंडेड बिकॉज ही एंजॉयड अ फ्रेंच लीव। नेक्स्ट इज अफेयर सेक्स। अफेयर सेक्स, फेयर का मतलब इस इडियम में है ब्यूटीफुल के, और सेक्स जो है वो वीमेन के लिए यूज हुआ है। तो अफेयर सेक्स को दूसरे सेंस में हम कहें तो इसका मीनिंग हो जाएगा अ ब्यूटीफुल वीमेन। तो ये महिला जाति के लिए आता है, विमेन कम्युनिटी के लिए आता है ये अफेयर सेक्स। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एग्जेम्प्ट द फेयर सेक्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस, यानी सरकार योजना बना रही है कि महिलाओं को सभी प्रकार के टैक्सेस से मुक्त कर दिया जाए। नेक्स्ट देखिएगा, जंप टू अ कंक्लूजन। जंप टू अ कंक्लूजन का मतलब होता है सीधे निष्कर्ष पर पहुंच जाना, सीधे सीधे कंक्लूजन पर पहुंच जाना। अ गुड जज नेवर जंप्स टू अ कंक्लूजन। एक अच्छा न्यायाधीश कभी भी सीधे नतीजे पर या निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है। ही मस्ट कंसीडर ऑल द फैक्ट्स फर्स्ट, देन ही शुड डिसाइड हाउ टू जस्टिफाई एंड व्हाट टू प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज मूव हेवन टू अर्थ। मूव हेवन टू अर्थ का मतलब होता है भरसक प्रयत्न करना, एड़ी चोटी का जोर लगा लेना। अब देखिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लेना, इसके लिए और भी इडियम्स हैं। जैसे एक इडियम आपने पढ़ा होगा, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कोई कसर बाकी ना छोड़ना। या फिर एक इडियम आपने और पढ़ा होगा, टू लीव नो अवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड, कोई कसर बाकी ना छोड़ना। ये सारे ही इडियम एक ही मीनिंग में यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब होता है शुरुआत में ही खत्म कर देना, यानी कोई भी गलत आदत है, बुरी आदत है, उसको जैसे ही आपकी वो आदत बनी और आपने उसको शुरू में ही खत्म कर दिया, दैट इज कॉल्ड निप इन द बड। बैड हैबिट्स मस्ट बी निप इन द बड, बुरी आदतों को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है कोई भी कानून हो या कोई भी रूल हो, नियम हो, तो उसको रद्द कर देना, उसको कैंसिल कर देना, दैट इज कॉल्ड नल एंड वॉइड। टू कैंसिल समथिंग, टू नल समथिंग, रद्द कर देना, निरस्त कर देना। ओवर एंड ओवर अगेन, हिंदी में कहते हैं बार बार। दूसरा इडियम इसका होता है टाइम एंड अगेन, बार बार। इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, you must practice it over and over again. If you want to speak English fluently, you must speak it over and over again. If you fear from something, you must do this job over and over again. अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आपको उस काम को बार बार करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, read between the lines. Read between the lines का मतलब होता है छिपे हुए अर्थ को समझना, जो मीनिंग छिपा हुआ है
उसको समझना जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। द स्पेशलिटी ऑफ अ फिगरेटिव लैंग्वेज इज दैट द रीडर मस्ट बी एफिशिएंट टू रीड बिटवीन द लाइन्स। अलंकृत भाषा की सुंदरता यही होती है कि उसमें पाठक को या पढ़ने वाले को छिपे हुए अर्थ को समझना होता है, क्योंकि उसमें कोई भी अर्थ जो होता है वो डायरेक्टली नहीं दिया होता है, उसको हमें समझना पड़ता है। नेक्स्ट इज थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन का मतलब होता है कि किसी भी योजना पर पानी फेंक देना, पानी फेर देना, यानी कि उसको नाकाम कर देना, उसको नाकामयाब कर देना, उसको असफल कर देना। तो इसका मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, किसी काम को रोक देना, उसमें बाधा उत्पन्न कर देना। टू ऑब्स्टेकल इन समथिंग, किसी काम में बाधा उत्पन्न कर देना। आई ट्राइड मैनी टाइम्स टू स्टार्ट अ बिजनेस बट माई फ्रेंड्स ऑलवेज थ्रू कोल्ड वाटर अपॉन माई प्लानिंग्स। मैंने कई बार सोचा कि कोई नया बिजनेस शुरू कर लूं, लेकिन मेरे दोस्तों ने हमेशा मेरे अरमान पर पानी फेर दिया। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो उन उतार चढ़ाव के लिए हम यूज करते हैं वर्ड idiom ups and downs. I have seen many ups and downs in my life. A person who wants to succeed in life, he has to face many ups and downs in his life. जो इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, उसको अपने जीवन के सफर में बहुत से उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अंडर लॉक एंड की। अंडर लॉक एंड की का मतलब होता है सुरक्षित रखना, टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी चीज को बहुत संभाल कर रखना, ताले चाबी के अंदर रखना, दैट इज कॉल्ड अंडर लॉक एंड की। नेवर फॉरगेट टू कीप ऑल योर वैल्यूएबल्स अंडर लॉक एंड की। अपने कीमती सामान को, अपने ऑर्नामेंट्स को, अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को हमेशा लॉक एंड की में ही रखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अंडर लॉक एंड की। टू वर्शिप द राइजिंग सन, हिंदी में कहते हैं उगते सूरज को सलाम करना। This is the rule of the world that everybody worship the rising sun. दुनिया का नियम ही यही है कि हर कोई उगते सूरज को सलाम करता है। हमारी लाइफ में भी यही होता है कि जो रिच होते हैं या जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं या जो सोसाइटी में जिनकी पहचान होती है, उनको तो हम पहचानते हैं, लेकिन जो थोड़े गरीब होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं या जिनका स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता है, उनको हम पहचानने से इनकार कर देते हैं। ये विडंबना है हमारे समाज की। नेक्स्ट देखिएगा, एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, वेरी क्लोज। द रेलवे स्टेशन इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, यानी हमारे घर से रेलवे स्टेशन बहुत नजदीक है, बहुत करीब है, इट इज वेरी नियर। नेक्स्ट इज अ लेडीज मैन। अ लेडीज मैन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको महिलाओं का साथ बहुत पसंद हो, जो औरतों की संगत में रहना पसंद करता हो, उसको बोलते हैं अ लेडीज मैन। One who loves the company of females does not like by the society. So such ladies men are not respected at all. ऐसे ladies men को समाज में सम्मान नहीं मिलता है। Ladies man means one who is very fond of the company of women. To break the ice. To break the ice. What happens when we break the ice? A sound comes out. तो ये भी उसी सेंस में आप इसको याद कर सकते हो। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, खामोशी को तोड़ देना, यानी टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, बातचीत शुरू कर देना। सपोज करिए कोई भी हॉल है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सब खामोश बैठे हुए हैं, और उन्हीं में से कोई एक खड़ा होता है और कुछ बोलने लगता है, तब हम लोग कहते हैं कि द चेयरमैन ब्रोक द आइस व्हेन ही स्टार्टेड द मीटिंग। इट मीन्स एवरी मेंबर ऑफ द company was silent when the chairman started speaking or he started a conversation, then he broke the ice. Come to the next, it is to miss the bus. To miss the bus or to miss the boat. To lose the opportunity. अवसर को खो देना, मौके को गंवा देना। ऐसा बहुत से हमारी जिंदगी में मौके आते हैं जिनको हम गंवा देते हैं। If you don't apply in this exam, you will definitely miss the bus. If you are not going to appear for that exam, you will definitely miss the boat. अगर तुम इस परीक्षा में नहीं जाओगे, इसमें नहीं अप्लाई करोगे, तो तुम पक्के तौर पर इस मौके को गंवा दोगे, इस अवसर को खो दोगे। इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टू ग्रीस द पाम। टू ग्रीस द पाम हिंदी में कहते हैं मुट्ठी गर्म करना। इंग्लिश में मीनिंग होता है टू ब्राइब,
रिश्वत देना, किक बैक, रिश्वत देना, हमारे समाज में तो ये बहुत ही आम है। What will happen if it will not work? क्या होगा अगर ये काम नहीं करेगा? Then I'll grease the palm. तब मैं उसकी मुट्ठी गर्म कर दूंगा, तब मैं उसके हाथ पे पैसे रखूंगा, it will definitely work. तब ये काम करने लगेगा, यानी हमारा काम हो जाएगा। देखिएगा, to build the castles in the air, हवाई किले बनाना, ख्याली पुलाव पकाना, यानी ऐसी बात सोचना जो मुमकिन ना हो, जो बिल्कुल भी पॉसिबल ना हो, to build the castles in the air. Success cannot come to you until you stop building castles in the air. कामयाबी तब तक आपके कदम नहीं चूमेगी जब तक आप हवाई किले बनाना बंद नहीं करेंगे, या जब तक आप ख्याली पुलाव पकाना बंद नहीं करेंगे. It means you have to come practically to the surface to get success. Next is a fly visit. A fly visit का मतलब होता है बहुत थोड़े वक्त के लिए आना, बहुत जरा से वक्त के लिए आना, ठहरना नहीं है, बस आना और जाना. A fly visit. The high command of the party paid a fly visit to the headquarters. यानी इस पार्टी के हाई कमांड ने हेडक्वार्टर्स पे बहुत थोड़े वक्त के लिए विजिट की, बहुत थोड़े वक्त के लिए वहां पे वो आए. नेक्स्ट देखिएगा, टू फेस द म्यूजिक. टू फेस द म्यूजिक. टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना. टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. आपने देखा होगा टीचर अक्सर क्लास में बच्चों से कहता है कि कीप क्वाइट और यू गेट रेडी टू फेस द म्यूजिक, यानी खामोश हो जाओ वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ. इफ यू इंडल्ज इन इविल थिंग्स यू मस्ट हैव टू फेस द म्यूजिक, यानी अगर आप गलत कामों में इन्वॉल्व हो गए तो आपको परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा. लेट अस सी द नेक्स्ट वन. टू बर्न वंस बोट. टू बर्न वंस बोट का मतलब होता है कोई भी विकल्प ना छोड़ना, वापस लौटने का कोई विकल्प ना छोड़ना. इसका मतलब, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, तो वो स्टोरी तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये समझ लीजिए, टू कीप नो ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प ना छोड़ना. टू कीप नो चॉइस एट ऑल, कोई भी चॉइस नहीं छोड़ना. इट मीन्स यू हैव मेड अप योर माइंड दैट आई हैव टू डू इट, यानी मुझे ये करना है, आई मस्ट डू इट, एंड मुझे ये करना ही है, मुझे ये करना ही पड़ेगा. तो दैट इज कॉल्ड टू बर्न वंस बोट. सपोज करिए कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आप जाते हैं इलाहाबाद, और वहां आपसे कोई पूछता है कि व्हाट विल यू डू इफ यू कांट गेट सिलेक्शन इन अ ईयर और टू. अगर 1-2 साल में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? तो आप जवाब दे सकते हैं कि आई हैव नथिंग टू डू नाउ, आई हैव बर्न्ड माई ऑल बोर्ड्स, सो आई हैव टू अल्टीमेटली क्वालिफाई दिस एग्जाम. मैं अपनी सारी बोर्ड्स जला आया हूँ, सारे ऑल्टरनेटिव्स ब्लॉक कराया हूँ, छोड़ आया हूँ, तो मुझे सक्सीड होना ही है, ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है. इस तरीके से यूज करते हैं इसको. नेक्स्ट इज अ बिग गन. अ बिग गन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पीपल, पावरफुल पीपल, एमिनेंट पीपल, एलीट पीपल. समाज के जितने भी संभ्रांत लोग हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, इंडस्ट्रियस हैं, या जितने भी रिकॉग्निशन जिनकी है, स्टेटस सिंबल जिनका है, उन सभी को हम बोलते हैं अ बिग गन. और इसको सेंटेंस में इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि इफ यू वांट टू अ बिग गन ऑफ द सोसाइटी यू मस्ट हैव टू ब्रिंग अ डिफरेंस इन योर लाइफ स्टाइल. अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर ही आप भी एक बड़ी शख्सियत बन सकते हैं. तो अ बिग गन का मतलब होता है एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ा आदमी, एक पैसे वाला कद्दावर आदमी, एक जिसकी एक अपनी पहचान हो, अपनी एक उसकी इसका वजूद हो. नेक्स्ट देखिएगा, अ स्मॉल फ्राई. स्मॉल फ्राई इसका जस्ट ऑपोजिट है. एन ऑर्डिनरी पर्सन, अ कॉमन पर्सन, अ मीन पर्सन, यानी समाज में उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, उसका कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, वो एक आम आदमी है. सुबह से शाम मेहनत करता है, 4 पैसे कमाता है, जाके सो जाता है, उसको कोई नहीं पहचानता है. ही इज नॉट अ सेलिब्रिटी, ही इज नॉट एन आइकन, ही इज नॉट एन इंडस्ट्रियस, एन एलीट पर्सन, ही इज नथिंग, नथिंग. लेट अस सी द नेक्स्ट वन, अ गाला डे. अ गाला डे. गाला डे का मतलब होता है अ वेरी स्पेशल ओकेजन. This occasion may be a social occasion or a festive occasion, any kind of occasion. Sport occasion भी हो सकता है, उसी को हम बोलते हैं a gala day. गाला इवेंट्स भी होती हैं, a swimming gala, a football gala, a music gala, इस तरीके से भी हम यूज करते हैं इसका. तो a gala day को यूज सेंटेंस में आप ऐसे कर सकते हो, India has won this match with a good score, so this is a gala day. Let us see the next one, a fair weather friend. अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है अच्छे दिनों का साथी, खुशहाली का साथी,
यानी जब आपके पास पैसा है तो आपके दोस्त हैं, और जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपका कोई दोस्त नहीं है। नोबडी इज देयर विद यू, नोबडी इज बिसाइड यू, कोई आपके पास नहीं खड़ा हुआ है। क्यों? बिकॉज यू आर एम्प्टी हैंडेड, आपके हाथ खाली हैं। बट फेयर वेदर का मतलब होता है अच्छे दिनों का साथी, खुशहाली का साथी, जब आपके पास दौलत है, पैसा है, यश है, सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग, then everybody will be your relative, everybody will be your friend, everybody will be your neighbor, everybody will want to be with you, हर कोई आपके साथ रहना चाहेगा। That is called a fair weather friend. Be careful about the people who are just like a fair weather friend. ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो जो हमेशा खुशहाली के दोस्त होते हैं। Next is kith and kin, the friends and relatives. यानी आपके जो भी दोस्त होते हैं, आपके जो भी रिश्तेदार होते हैं, उन सभी को बोला जाता है kith and kin. My sister invited her all kith and kin when she shifted to her new house. मेरी बहन जब अपने नए घर में शिफ्ट हुई तो उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट किया। Let us see the next one. Lean and thin. Lean and thin. दुबला पतला, दुबला पतला, very skinny, बहुत कमजोर. It means he has nothing on her bones. He has nothing on his bones. यानी उसके जिसमें हड्डियों के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ हड्डियां हड्डियां, इतना दुबला पतला, लीन एंड थिन। द गर्ल रिफ्यूज्ड द प्रपोजल फॉर द मैरिज ऑफ द बॉय हु वाज क्वाइट लीन एंड थिन। लड़की ने उस लड़के का प्रस्ताव शादी के लिए ठुकरा दिया जो बहुत दुबला पतला था, जिसमें सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। इन अ नटशेल, इन अ नटशेल, इन अ ब्रीफ, किसी चीज को बहुत संक्षेप में कहना, बहुत कम लफ्जों में कहना, बहुत कम शब्दों में कहना, जिसको बहुत ही मुख्तसर कहना है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द एंटायर इंसिडेंट ऑफ दिस केस इन अ नटशेल। अब मैं आपको पूरे केस का, एंटायर केस का जो सार है वो संक्षेप में बताऊंगा। इस तरीके से यूज करते हैं इसको। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ईडियम की तरह भी यूज होता है, और ये एक बहुत ही फेमस सेइंग भी है। सेइंग को ऐसे यूज करते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, यानी कि जो व्यक्ति हर काम में हरफन मौला होता है, हर काम उसको आता है, वो किसी एक काम में मास्टरी नहीं ले पाता है। जबकि आज सोसाइटी में जो डिमांड है, डिमांड उन्हीं लोगों की है जिनके पास मास्टरी है, जो किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर है, जो किसी एक प्रोफेशन में मास्टर है, किसी एक टेक्निकल हैंड में मास्टर है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इट मीन्स यू कांट अचीव सक्सेस इफ यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। लेट अस सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, दैट इज टू प्ले विद फायर। टू प्ले विद फायर का मतलब हिंदी में होता है आग से खेलना। इट मीन्स टू डू डेंजरस थिंग्स, खतरनाक काम करना, ऐसे काम करना जिसे लोग छूने से डरते हो, जिसे लोग करने से, आगे बढ़ने से डरते हो। टू प्ले विद फायर। काउंटिंग द टीथ ऑफ अ लायन इज जस्ट लाइक टू प्ले विद फायर। शेर के दांत गिनना आग से खेलने के बराबर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आपसे एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल लाइफ।